चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस नए चैप्टर को जिसका नाम है 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। यस, ये वो 10 प्रिंसिपल्स है जिस पर पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है। यस, ये वो 10 प्रिंसिपल मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं जिस पर पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है। इकोनॉमिक्स जो पूरी पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स पूरी चलती है, वो इन 10 प्रिंसिपल्स पर चलती है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, अगर आप बीए इकोनॉमिक ऑनर्स के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप यूजीसी नेट एनटीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं इन सब एग्जाम्स में, इन सब कोर्स में ये चैप्टर दिया हुआ है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या फिर बीकॉम ऑनर्स में अगर आपका जीई जेनरिक इलेक्टिव में आपका ये सब्जेक्ट है तो आपको पहला चैप्टर यही पढ़ने को मिलेगा। अगर आप बीए इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हो तो भी आपको अपनी पहला चैप्टर ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये जो आप चैप्टर पढ़ोगे ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे, लेकिन मैं बता दूं कि चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है। हालांकि इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में इसको दिया हुआ है, पहला चैप्टर आपका यही है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है। ये एक इकोनॉमिक्स का जनरल टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का एक नॉर्मल टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। ये किसी भी माइक्रो मैक्रो पर बेस्ड नहीं है। ये टॉपिक पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा है कि इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल क्या है, कि कैसे इकोनॉमिक्स चलती है, कैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के टोटल पूरे पूरे 10 प्रिंसिपल क्या है जिन पर पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को, आज के अपने इस लेक्चर को। देखिए, 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमने इन प्रिंसिपल को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बेटा पार्ट 1 के अंदर आप पढ़ोगे 4 प्रिंसिपल जिसका नाम है हाउ पीपल मेक डिसीजन। ये बताएगा कि लोग देश के अंदर निर्णय किस प्रकार लेते हैं, उसके 4 प्रिंसिपल है। फिर आप पढ़ोगे पार्ट 2 जहां पे आप पढ़ोगे हाउ पीपल इंटरैक्ट, इसमें 3 प्रिंसिपल है। एंड देन आप पढ़ोगे पार्ट 3 हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स, इसके भी 3 प्रिंसिपल है। तो इस चैप्टर को भी मैं 3 वीडियो में कवर करूंगा। आपका पार्ट 1 आज पढ़ा दूंगा, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 3 अगेन नेक्स्ट वीडियो। तो यहां पे क्या होगा, आपके 3 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने चैप्टर को, लेक्चर को, पार्ट 1 को। ठीक है, अगर आपको एक बार देखना है तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है जो कि आपको पढ़ना है आगे जाके, कि जो हाउ पीपल मेक डिसीजन इसमें 4 प्रिंसिपल ये कौन कौन से हैं, हाउ पीपल इंटरैक्ट इसमें 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, एंड हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क इसमें ये 3 प्रिंसिपल कौन से हैं। खैर इन सबको हम आगे पढ़ने ही वाले हैं तो यहां पे इसको नहीं पढ़ते। चलिए, तो सबसे पहला है हाउ पीपल मेक डिसीजन। जो लोग हैं वो डिसीजन किस प्रकार लेते हैं, आओ इसको अपन लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। अभी ट्रेड ऑफ एक नया वर्ड है, पीपल फेस ट्रेड ऑफ, पीपल ट्रेड ऑफ फेस करते हैं, लेकिन ट्रेड ऑफ है क्या। देखो, ट्रेड ऑफ का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको कुछ मिलता है, अगर आप कुछ पाते हो तो उस चीज को पाने के लिए कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ आपको खोना पड़ेगा। बिना खोए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बहुत ही पुरानी कहावत लिखी हुई है कि यू मे हैव हियर्ड द ओल्ड सेइंग, एक पुरानी सी कहावत है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। फ्री लंच जैसी कोई भी चीज नहीं होती। फ्री लंच का मतलब, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कि लोग जो है फ्री में खाना बांटते हैं, या फिर नॉर्मली आपने सुना होगा भंडारा, कि लोग जो है ये जगराते के टाइम पे या कोई फंक्शन है उस टाइम पर भंडारा करवाते हैं। ठीक है, आपने बात सुनी होगी, ये बात देखी भी होगी आप लोगों ने। अब आपको लगता है कि भैया आप तो झूठ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कोई तो फ्री लंच जैसा कुछ भी नहीं होता, हमने तो खूब का फ्री खाया, हमने खूब खाया फ्री का, हमने भंडारे की लाइन में लग लगे खूब खाया फ्री का। नहीं जी, वो भी अगर आप देखा जाए तो वहां पर भी आपने कुछ सेक्रीफाइस किया, वहां पर आपने अपने टाइम को सेक्रीफाइस किया। आप उस लाइन में लगे, अगर आपको फ्री लंच चाहिए तो आप उसको लेने के लिए लाइन में लगे, आपने अपना टाइम लगाया और उसके बाद आपको जो है वो चीज मिली। वो टाइम आपका कहीं और भी तो लग सकता था, उस टाइम को आप कहीं और भी तो यूटिलाइज कर सकते थे। क्या पता उस टाइम में आप पढ़ लेते,
क्या पता उस टाइम में आप लोग पैसा कमा लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि फ्री लंच है, भैया फ्री का तो है, लेकिन नहीं, वहां पे भी आपने कुछ सेक्रीफाइस किया, वहां पे जो है आपका टाइम सेक्रीफाइस हुआ, तो फ्री लंच जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कुछ पसंद है, अगर आपको कुछ पसंद है, अगर आपको वो चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्या पता आपको वो भी पसंद हो। जैसे कि मान लो आपको पापा ने बोला या तो मेरे साथ जो है बाहर ट्रिप पे चल। अब आपको ट्रिप पे जाना भी पसंद है कि या तो मेरे साथ बाहर ट्रिप पे चल या फिर मुझसे गेम खरीद ले, मैं तो गेम दिलवा दूंगा, ट्रिप पे लेकर नहीं जाऊंगा। अब एक टाइम पे आप एक काम करोगे, अगर आप ट्रिप पे जाओगे तो आपके हाथ से गेम गया, अगर आप गेम लेते हो तो ट्रिप पे जाना कैंसिल। तो अगर आप कोई एक चीज लेते हो तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं पीपल फेस ट्रेड ऑफ, कि पीपल को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उन्हें कुछ पाने के लिए, अपने एक गोल को अचीव करने के लिए दूसरे गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और वो दूसरा गोल किसी भी रूप में आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। क्या पता आपके टाइम के रूप में सेक्रीफाइस हो, क्या पता किसी और चीज में सेक्रीफाइस हो, लेकिन हाँ, ट्रेड ऑफ की समस्या, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, ट्रेड ऑफ की समस्या तो आपको फेस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या लिखा है? टू गेट समथिंग दैट वी लाइक, टू गेट समथिंग दैट वी लाइक, जो हमको पसंद है उसे पाने के लिए वी यूजुअली हैव टू गिव अप समथिंग एल्स दैट वी आल्सो लाइक, हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो हमको पसंद था। वही, हमको ट्रिप पे जाना भी पसंद है, हमको गेम खेलना भी पसंद है, तो एक टाइम पे एक चीज होगी, एक को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, मेकिंग डिसीजन रिक्वायर्ड ट्रेडिंग ऑफ वन गोल अगेंस्ट अनदर। अगर हमको डिसीजन, वही तो पढ़ रहे हैं, हाउ पीपल मेक डिसीजन, अगर हमको डिसीजन लेना है तो एक गोल को पाने के लिए दूसरे गोल के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल दी है, ठीक है, जो आपकी बुक है वो बुक के एग्जाम्पल ही मैंने लिए हैं ताकि आपको जो है और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड ऑफ फेसिंग बाय इंडिविजुअल। अब मैं बात करता हूं एक इंडिविजुअल, एक इंसान है, एक फैमिली किस प्रकार से ट्रेड ऑफ को फेस करते, कुछ एग्जाम्पल है। फिर बात करूंगा नेशनल लेवल की, कि एक देश किस प्रकार से ट्रेड ऑफ को फेस करता है। ठीक है, हम सारे के सारे एग्जाम्पल लेकर चले गए। सबसे अच्छी बात आपके लेक्चर्स की ये है कि मैं यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरा पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर से समझाई कहानी और आपको बोल दिया आओ जाओ अपना पढ़, नहीं। यहाँ पे जो हमारा पर्पस है, यहाँ पे मेरा पर्पस चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ाना है, चीजों को डिटेल में लेके जाना है। यहाँ पे आपको हर एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और ये नोट्स भी आपको जो है मिल जाएगा आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, अब जरा तो क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड ऑफ फेसिंग बाय इंडिविजुअल। देखो पहले बात करते स्टूडेंट की, ठीक है, पहले बात करते एक स्टूडेंट की। अब एक स्टूडेंट है, एक पढ़ने वाला बच्चा है या फिर एक पढ़ने वाली मान लो बच्ची है, अब उसको अपने टाइम को एलोकेट करना है, तो क्या होगा, या तो वो एक टाइम पे स्टडी करेगी। अब मान लो जिस टाइम पे वो पढ़ाई कर रही है, जिस टाइम पे वो स्टडी कर रही है, तो उसको उस टाइम पे स्टडी करनी है, उसको दूसरा जो काम है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हो सकता था अगर वो स्टडी ना करे तो उस टाइम पर वो सो जाए, उस टाइम पर वो खेल ले, उस टाइम पर वो जो है मान लो डांस कर ले, उस टाइम पर मान लो बाइक चला ले, ठीक है। लेकिन अगर वो पढ़ रही है तो उसको अपना बाकी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बिकॉज एक टाइम पे एक इंसान एक ही काम कर सकता है। इसी को बोलते हैं ट्रेड ऑफ, कि वो या तो पढ़ लेगी और अगर नहीं पढ़ती तो कुछ और काम कर लेगी, अगर पढ़ती है तो कुछ और काम, सोना खाना नाचना नहीं हो पाएगा, और अगर सोती है खाती है नाचती है तो पढ़ नहीं पाएगी। तो ये हो गया एक स्टूडेंट का एग्जांपल हो गया, एक टाइम पे आपको एक ही, अगर अब देखो, अब आप लोग इस समय लेक्चर को देख रहे हो, इट मींस आप लोग पढ़ रहे हो। अब अगर आप लोग इस समय पढ़ रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, तो आप इस टाइम पर कुछ और काम भी कर सकते थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, आपने उस काम को सैक्रिफाइस करना पड़ा, ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ेगा। तो वही तो बोलता है कि स्टूडेंट है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है अपने टाइम को किस तरह से एलोकेट किया जाए। शी कैन स्पेंड ऑल ऑफ हर टाइम इन स्टडिंग, वो सारा टाइम पढ़ाई में लगा सकती है,
और क्या पता वो अपने टाइम को पढ़ाई में ना लगाए, तो फिर वो अपने नैपिंग में, सोने में, बाइक चलाने में, टीवी देखने में, या फिर किसी और वर्क में, किसी काम करने, पैसा कमाने में अपने टाइम को लगा सकती है। लेकिन एक टाइम पर सारे काम कर ले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बार बार इकोनॉमिक्स का पहला प्रिंसिपल यही कहता है, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, अदर एग्जांपल देखते हैं, पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स है, हमारे जो मम्मी है, पापा है, मम्मी श्री, पापा श्री, अब मम्मी पापा ने पैसा कमाया, उन्होंने जॉब करी, जॉब करते हैं, पैसा कमाया। अब वही दो चीजें, या तो वो उस पैसे को आज खर्च कर सकते हैं, उन्होंने इस पैसे को आज अपने बच्चों पे खर्च कर दिया, खाना खरीदने में, ठीक है, बर्गर किंग लेके जा रहे हैं पापा, मैकडी लेके जा रहे हैं, डोमिनोज चल, ठीक है, पापा ने कपड़े दिला दिए, ये ब्रांड खरीद, ये ब्रांड खरीद, ये ब्रांड खरीद, पापा छुट्टियों पर लेके जा रहे हैं। तो अगर आज पापा उस पैसे को फूड पे, खाने पे, ठीक है, वेकेशन पे या कपड़ों पर खर्च करते हैं, तो फिर वो इस पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए इस पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर नीड के लिए इस पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज वो जो चीज कर रहे हैं इससे उन्होंने अपने फ्यूचर की नीड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर वो फ्यूचर के लिए सेव करते हैं कि नहीं, फ्यूचर हमको अच्छे जीना है, हमको फ्यूचर में समस्या नहीं आनी चाहिए, तो आज उन्हें खर्चा कम करना पड़ेगा, आज उन्हें वेकेशन पे कम जाना पड़ेगा, आज जो है बाहर के खाने पे कम खर्च करना पड़ेगा, आज जो है कपड़ों पर कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो। अगर मान लो आज आप किसी वस्तु पर एक्स्ट्रा खर्च करते हो, आज आप किसी गुड्स पर एक्स्ट्रा खर्च करते हो, तो दूसरी गुड्स पर आपको फिर कम खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज आपने तो फॉर एग्जांपल ये वस्तु ए है, कपड़े हैं, और ये मान लो आपका खाना है, अगर आप कपड़ों पर ज्यादा खर्च करते हो तो फिर खाने पर कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कपड़ों पर खर्च कर दिया तो खाने को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, या खाने पे ज्यादा खर्च करते हो फिर कपड़े कम खरीदने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस इसे करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हो। पीपल फेस ट्रेड ऑफ, या तो आज आप प्रेजेंट में खर्चा कर लो, फ्यूचर के बारे में भूल जाओ, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट के बारे में भूल जाओ। अब ऐसा नहीं है आप प्रेजेंट में भी दबाकर खर्चा करो और फिर फ्यूचर में भी एंजॉय करो, नहीं, अगर आज आप खर्च कर रहे हो तो फ्यूचर में थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो एग्जांपल आप कहोगे फैमिली का, कि फैमिली को देखना पड़ता है कि वो अपनी इनकम को किस प्रकार स्पेंड करे, वो फूड खरीद सकते हैं, वो कपड़े खरीद सकते हैं, वो वेकेशन पे जा सकते हैं, या फिर वो अपने पैसे को सेव भी कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की भविष्य की पढ़ाई के लिए। तो जब वो चूज करते हैं, व्हेन दे चूज टू स्पेंड एन एक्स्ट्रा रूपी ऑन वन ऑफ दीज गुड, जब वो किसी भी एक चीज पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं, मान लो खाने पे, कपड़ों पे, वेकेशन पे एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो दे हैव वन लेस रूपी टू स्पेंड ऑन सम अदर गुड, तो दूसरी गुड पर खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा, फिर बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए पैसा कम बचेगा, भविष्य में रिटायरमेंट के लिए पैसा कम बचेगा, अगर वो प्रेजेंट में खर्च करते हैं तो ये एग्जांपल हो गया पेरेंट्स का। ऊपर एग्जांपल हो गया एक बच्चे का। देखो दोनों ने ही ट्रेड ऑफ फेस किया, बच्चे ने भी ट्रेड ऑफ फेस किया और एज वेल एज पेरेंट्स ने भी ट्रेड ऑफ फेस किया। अगर बात करें तो कुछ और एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ ट्रेड ऑफ फेसिंग बाय सोसाइटी, कि एक सोसाइटी, एक समाज, अब एक सोसाइटी किस प्रकार से ट्रेड ऑफ फेस करती है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ ट्रेड ऑफ फेसिंग बाय सोसाइटी, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके बुक में लिखा हुआ है गन्स एंड बटर का, ठीक है। गन्स का यहां पर मतलब है कंज्यूमर, गन्स का मतलब है डिफेंस गुड्स, नेशनल गुड्स, जबकि बटर का मतलब है कंज्यूमर गुड्स। अब एक देश को भी ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। याद करो अपने 11-12 के दिन, जहां पे आपने एक बात पढ़ी थी कि एक देश को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास संसाधन सीमित है, तो फेस करना पड़ता है देश को हम क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी के अंदर बनाएं। वही बात यहां पे आ रही है कि अगर एक देश, मान लो नेशनल डिफेंस पे, अगर एक देश डिफेंस गुड्स पर ज्यादा खर्च करता है तो फिर उसको अपने कंज्यूमर गुड्स पर कम खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज जब अपना रिसोर्सेज को वो एक जगह पर लगाएगा, नेशनल डिफेंस गुड्स पर लगा रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कंज्यूमर गुड्स पर रिसोर्स कम लगाने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव व्हाट,
वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। समझ में आ रहा है ना? अगर वो देश कंज्यूमर गुड्स पे खर्च ज्यादा करेगा अपने देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, अगर वो कंज्यूमर गुड्स पर खर्च ज्यादा करेगा तो एट द सेम टाइम उसको जो है फिर नेशनल डिफेंस वाले गुड्स पर कम खर्च करना पड़ेगा। एक देश भी ट्रेड ऑफ फेस करता है, या तो आप खाना बना लो कंज्यूमर गुड्स पर खर्च कर लो, या फिर आप देश बचा लो। दोनों के बीच देश को भी सोसाइटी को भी ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। तो वही एग्जांपल यहां पे लिखा है कि मोर अ सोसाइटी स्पेंड ऑन नेशनल डिफेंस। अगर एक देश नेशनल डिफेंस पर ज्यादा खर्च करेगा टू प्रोटेक्ट इट्स शोर्स या लैंड, अपनी जमीन को बचाने के लिए, तो फिर उसको लेस, उसे कम खर्च करना पड़ेगा अपनी कंज्यूमर गुड्स पे। ठीक है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है, लेकिन उस गुड्स पर हमें थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ऐसे ही और एग्जाम्पल बतेरे हैं, जितने भी एग्जाम्पल बुक में दिए मैं सारे एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। आपको उसके बाद बुक पढ़ने की नीड नहीं है, ये सफिशिएंट है, बुक पढ़ने की नीड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला बोलता है ट्रेड ऑफ, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके पास। इतना सारा लिख रखा है कि पेपर में इतना लिख के आओगे सफिशिएंट होगा। मैंने शॉर्ट में नहीं, डिटेल में चीज पढ़ा रहा हूं, सब चीज डिटेल में लिखा है। पेपर में इतना ही लिख के आना है, पेपर में ज्यादा बात लिख के नहीं आनी, जितना बोल रहा हूं उतना लिख के आना है। प्रिंसिपल 1 में आप इतना लिखोगे, उसके बाद प्रिंसिपल 1 में ये लिखोगे, और फिर प्रिंसिपल 1 में ये भी तो भी आ रहा है, आगे पढ़ाऊंगा, ये लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कम वर्ड्स नहीं, मैंने अच्छे खासे ज्यादा शब्दों में आपको समझा रखा है। चलो खैर यहां पे आते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है ट्रेड ऑफ बिटवीन क्लीन एनवायरनमेंट एंड हाई लेवल ऑफ इनकम। अब अगला एग्जांपल समझ लो, क्लीन एनवायरनमेंट हाई लेवल ऑफ इनकम। अब या तो देश की सरकार चाह ले हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो, अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो फिर देश में इनकम का लेवल कम हो जाएगा, या फिर अगर इनकम का लेवल बढ़ाना है तो एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे सुनो, मैं बता रहा हूं ना कैसे, सुनो। अगर हम चाहते हैं एनवायरनमेंट क्लीन रहे तो देश की सरकार को, कंपनीज को बोलना पड़ेगा कि अब आप एक लिमिट में प्रोडक्शन कीजिए, अब आप लिमिट से बाहर प्रोडक्शन मत कीजिए, अब आप जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान मत पहुंचाइए। जब एनवायरमेंटल लॉज लगाए जाएंगे उन कंपनीज पर, तो उन कंपनी को समस्या फेस करनी पड़ेगी। पहले कंपनी अंधाधुंध प्रोडक्शन करती थी, लेकिन अब कंपनी को एनवायरमेंटल लॉज की लिमिट के अंदर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कंपनी रात भर काम करती थी, अब रात में उन्हें जो है काम बंद करना पड़ेगा। नॉइज पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। पहले कंपनी कहीं भी अपना वेस्ट फेंकती थी, अब वेस्ट को मैनेज करने के लिए कंपनी को प्रॉपर स्टेप उठाने पड़ेंगे। अब कंपनी को काम कम करना पड़ रहा है, कंपनी को शोर कम करना पड़ रहा है, कंपनी को एक लिमिट के अंदर काम करना पड़ रहा है, कंपनी को अपने वेस्ट को मैनेज करना पड़ रहा है। तो इससे जो कंपनी की इनकम कम हो जाएगी, बिकॉज कंपनी का खर्चा बढ़ गया। अब कंपनी को समस्या फेस करनी पड़ रही है, कंपनी का प्रोडक्शन कम हो गया, बिकॉज अब प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा एनवायरमेंट को देखते हुए। ठीक है, कंपनी के खर्चे बढ़ गए, अब कंपनी को वेस्ट को मैनेज करना पड़ता है, जिससे खर्चा बढ़ गया। अब कंपनी ओवर टाइम नहीं कर सकती, प्रोडक्शन कम होगा, तो इससे देश में इनकम का लेवल कम हो जाएगा। हाँ, एनवायरमेंट का लेवल बढ़ेगा, एनवायरमेंट अपना सुपर्ब रहेगा, लेकिन दूसरी ओर हमारे इनकम का लेवल कम हो गया। तो अगर देश को एनवायरमेंट साफ रखना है तो इनकम लेवल डाउन करना पड़ेगा, और अगर इनकम लेवल बढ़ाना है तो एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि कोविड के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे एनवायरमेंट एकदम क्लीन हो गया था, दूर दूर तक के नजारे दिखते थे, बिल्कुल साफ साफ चीज दिखती थी, एनवायरमेंट एकदम साफ हो गया था। लेकिन उस समय देखा जाए हमारे देश का जीडीपी भी काफी डाउन हो गया था। हमारे देश का जीडीपी क्वार्टरली -23% तक पहुंच गया था। प्रोडक्शन का लेवल देश के अंदर काफी डाउन हो गया था, लेकिन एनवायरमेंट साफ हुआ था। अब आज की बात कर लो, आज देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट में समस्या आ रही है। आज के टाइम पे स्कूलों को छुट्टियां करनी पड़ रही है, हमारे देश की सरकार को छुट्टी करनी पड़ रही है कि स्कूल बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से बच्चों को स्कूल मत भेजो। देख रहे हो कि अब देश का जीडीपी बढ़ रहा है, तो हमने क्या करा, हमने वापसी अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, बच्चों के स्कूल तक बंद करने पड़ रहे हैं। समझ में आ गया? तो वही वाली बात दोबारा यहां पे आ गई कि आप क्लीन एनवायरनमेंट और हाई लेवल ऑफ इनकम के बीच भी ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद
एक एग्जाम्पल और है, लास्ट एग्जाम्पल, फिर आपका प्रिंसिपल नंबर 1 खत्म हो जाएगा। बोलता है अनदर ट्रेड ऑफ सोसाइटी फेस इज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी। अब जो दूसरा अगला ट्रेड ऑफ है, ये लास्ट एग्जाम्पल है, एफिशिएंसी और इक्वालिटी। एक देश को ये भी देखना पड़ता है, ठीक है, एक देश को ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है एफिशिएंसी और इक्वालिटी के बीच में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है या तो देश इक्वालिटी पर ध्यान दे ले तो एफिशिएंसी डाउन, या फिर एफिशिएंसी पर ध्यान दे तो इक्वल डाउन। अब इनका मतलब क्या है? देखो, एफिशिएंसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी का सिंपल मतलब होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट्स स्केयर रिसोर्सेस, अल्टीमेटली ज्यादा प्रोडक्शन करना, आपके पास जो रिसोर्सेस है उनको काफी अच्छे से यूज करना, अपने रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना और उनका प्रोडक्शन करना। तो एफिशिएंसी का सिंपल मतलब है कि अपने इस के रिसोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेना, उनका अच्छे से प्रोडक्शन करना। जबकि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में जितने भी मेंबर है उन सबको यूनिफॉर्मली, इट मींस क्या, इक्वली बेनिफिट प्रदान करना। तो अब या तो एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं या फिर इक्वालिटी। भैया समझ में नहीं आ रहा कैसे? मेरी बात सुनो कैसे। देखो भाई, मान लो सरकार इक्वालिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है। इक्वालिटी का मतलब क्या है? समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे समाज के अंदर लोग, जितने भी मेंबर है, उनको इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड करना, सभी को जो है इक्वालिटी प्रोवाइड करना। अब ये कैसे होगा? ये कुछ इस प्रकार से होगा, जब अमीरों पर टैक्स लगाया जाएगा, बिकॉज अमीरों से टैक्स लेके ही तो उन गरीबों के अंदर बांटा जाएगा। अब सरकार इक्वालिटी की ओर बढ़ रही है, सरकार अमीरों से टैक्स ले लेके गरीबों को बांट रही है, सरकार सभी को एक इनकम इक्वल प्रदान कर रही है, अमीर की इनकम कट कर रही है और गरीब की इनकम बढ़ा रही है। तो इससे इक्वालिटी तो साफ साफ नजर आ रही है कि सरकार इक्वालिटी पर ध्यान दे रही है, अमीर की इनकम कम, गरीब की इनकम ज्यादा। लेकिन एक बात सोचो, जब अमीर की इनकम कम कर देंगे, अमीरों से टैक्स वसूली करेंगे, तो यहां पे अमीर जो है डिमोटिवेट होगा कि हम इतना हार्डवर्क करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और उसका बहुत सारा पैसा तो सरकार एज अ टैक्स ले जाती है। तो यहाँ पे जो भी हार्ड वर्कर्स है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो डिमोटिवेट हो गए और वो डिमोटिवेट होकर काम करना बंद कर देंगे, ये अपना काम कम कर देंगे। कि क्या फायदा ऐसे काम का, कि क्या फायदा ऐसे काम का जहां पर हम इतनी मेहनत करें, इतना पैसा कमाए और सरकार हमसे पैसा ले जाए और गरीबों के अंदर बांट दे। तो ऐसे जो हार्ड वर्कर है वो सोचेंगे कि क्या फायदा है, वो काम करना बंद कर देंगे, वो प्रोडक्शन के लेवल को डाउन कर देंगे, जिससे कि एफिशिएंसी कम, बिकॉज उन वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो एफिशिएंसी डाउन। जहां पर सरकार इक्वालिटी बढ़ा रही थी, वहां पे एफिशिएंसी डाउन हो गई, क्योंकि अब लोग जो है सोच रहे हैं हम इतनी मेहनत क्यों करें जब हमको उतना पैसा मिलता ही नहीं है, सरकार टैक्स के रूप में पैसा ले जाती है। तो अगर सरकार इक्वालिटी बढ़ाती है तो दूसरी ओर एफिशिएंसी डाउन होती है, और अगर सरकार एफिशिएंसी पर ध्यान देगी कि तुम प्रोडक्शन करो, तुम मेहनत करो, तुमसे कोई नहीं ले रहे पैसा, अब जब ये बोल देंगे तुमसे कोई टैक्स नहीं वसूलेंगे, तो सामने वाला बंदा अच्छे से काम करेगा, सारा पैसा मेरा, मैं तो खूब कमाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, सरकार को टैक्स पे नहीं करना। वहां पे एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन वही वाली बात, जब टैक्स नहीं लेंगे, गरीब के बीच क्या बांटेंगे, वहां पे इक्वालिटी कम हो जाएगी। तो एक टाइम पर एक ही चीज को सरकार फेस कर पाएगी, या तो एफिशिएंसी या इक्वालिटी। तो ट्रेड ऑफ के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, इस वाले एग्जांपल की भी अपन लोग एक बार रीडिंग कर लेते हैं। क्या लिखा है? इन अदर वर्ड्स एफिशिएंसी रेफर टू साइज ऑफ इकोनॉमिक पाई, या फिर जीडीपी, या फिर मान लो प्रॉफिट। एफिशिएंसी का मतलब है जीडीपी, प्रॉफिट। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा जीडीपी, उतना ज्यादा इकोनॉमिक पाई। और इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इस जीडीपी को, इस इकोनॉमिक पाई को हमें किस प्रकार इंडिविजुअल में डिवाइड करना है, जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे किस प्रकार इंडिविजुअल में डिवाइड करना है, इक्वल डिवाइड करना है, वो इक्वालिटी है। और इकोनॉमिक पाई का बढ़ना एफिशिएंसी है। अब या तो आप एफिशिएंसी अचीव कर लो, इकोनॉमिक पाई के साइज को बढ़ा लो, या फिर आप इक्वालिटी अचीव कर लो, उस इकोनॉमिक पाई को इक्वल बांट दो। क्या लिखा है देखो, बोलता है
देयर आर सम पॉलिसीज विच एम एट इक्वलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पाई। सरकार कुछ पॉलिसीज है जो इक्वलिटी को शो करती है, जो इकोनॉमिक पाई के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल इक्वल लाती है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्या होता है? मैं काम करता हूं, मैं रोजगार करता हूं, मेरी जॉब है, मैंने अपनी जॉब का एक इंश्योरेंस करवा लिया। अगर मान लो किसी भी कारणवश मेरी जॉब छूटती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाली कुछ समय के लिए मुझे कुछ पैसा प्रदान करेगी। ये टाइम फिक्स होता है कि कुछ, या फिर सरकार, मान लो सरकार कुछ समय के लिए मुझे पैसा प्रदान करेगी। सरकार इक्वलिटी लेके आ रही है, लेकिन वही वाली बात, ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आएगा कहां से? वो जो भी लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनसे टैक्स वसूल के पैसा आएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट वही है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स। सरकार इकोनॉमिक पाई को इक्वल लाने के लिए, सरकार देश में इक्वलिटी को लाने के लिए सरकार जो है इंडिविजुअल पे टैक्स लगाती है। अब होता क्या है, इससे भले ही इक्वलिटी तो आ रही है, लेकिन एक बात देखो, व्हेन द गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर, जो सरकार अमीरों से उस गरीब के बीच इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, इट रिड्यूसेस द रिवार्ड फॉर वर्किंग हार्ड। तो जिन लोगों ने मेहनत करके पैसा कमाया, इनसे उनका रिवॉर्ड कम हो गया। वो सोचते हैं हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना पैसा कमाया, और ये पैसा तो सरकार ने कहां बांट दिया? उन गरीबों के बीच बांट दिया। ठीक है, इससे उनका जो रिवॉर्ड कम हो गया। एज ए रिजल्ट पीपल वर्क लेस एंड प्रोड्यूस फ्यूअर गुड्स एंड सर्विस। अब वो डिमोटिवेट हो गए कि हमें कुछ तो मिलता है नहीं। वो क्या हो गए? वो डीमोटिवेट हो गए, और फिर अब वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, काम करना कम कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, और जिससे क्या होगा? काम करना कम कर देंगे तो एफिशिएंसी का लेवल डाउन। इक्वालिटी को सरकार ने बढ़ाया, लेकिन वही सरकार को एफिशिएंसी के लेवल को भी डाउन करना पड़ गया। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, व्हेन द गवर्नमेंट ट्राइज टू कट द इकोनॉमिक पाई इनटू मोर इक्वल स्लाइस, कि जब सरकार इकोनॉमिक पाई को, जीडीपी को इक्वल स्लाइस में इक्वल बांटना चाहती है, बांटने का ट्राई करती है, द पाई गेट स्मॉलर। तो जो आपका प्रॉफिट है, जो आपकी एफिशिएंसी है, वो कम होती जाएगी। जितना आप इक्वल बांटने का ट्राई करोगे, उतनी ही एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बिकॉज उतना ही लोग कम काम करेंगे, बिकॉज उनका रिवार्ड किसी और को मिल रहा है, उनके द्वारा की गई मेहनत किसी और को मिल रही है, वो अपने एफिशिएंसी को डाउन कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या बोलता है? दो दे अचीव ग्रेटर इक्वालिटी, जितनी ज्यादा, दो दे अचीव ग्रेटर इक्वालिटी दिस पॉलिसी रिड्यूस एफिशिएंसी। भले ही उनको ग्रेटर इक्वालिटी तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज से एफिशिएंसी भी कम हो रही है, देश में प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। तो ये था आपका एफिशिएंसी और इक्वालिटी के बीच ट्रेड ऑफ। या तो आप एफिशिएंसी प्राप्त कर लो, या फिर आप इक्वालिटी प्राप्त कर लो। तो यहां पे अपना जो है प्रिंसिपल नंबर 1 होता है फिनिश, होता है खत्म। चलिए, तो बढ़ते अपने प्रिंसिपल नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो एक बार प्रिंसिपल 1 बताऊं मैं क्या था। तो प्रिंसिपल 1 में हमने बस ये देखा, सिंपल प्रिंसिपल 1 में ये देखा कि एक इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं, और वो एक टाइम पे किसी एक ऑप्शन को ही प्राप्त कर पाता है, बस। प्रिंसिपल 1 क्या बोलता है? एक इंसान के पास 2 ऑप्शन है, और एक टाइम पे केवल एक ही ऑप्शन को प्राप्त कर पाएगा। अब प्रिंसिपल 2 उसी के बारे में बोलता है। प्रिंसिपल 2 उसी के बारे में बोलता है। जरा सुनो, प्रिंसिपल 2 है क्या? द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने 11-12 के अंदर पढ़ रखा है, बट फिर भी हम दोबारा पढ़ेंगे, इस चीज को और डिटेल में समझेंगे। पहले इस प्रिंसिपल के मतलब को जानो। क्या बोलता है? द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। बोलता है किसी चीज को पाने के लिए जो आपने गिव अप किया, जो छोड़ा, टू गेट इट, कुछ पाने के लिए आपने यू गिव अप, कुछ छोड़ा। तो जो भी आपने छोड़ा, व्हाट, जो भी आपने छोड़ा, वही क्या आपकी कॉस्ट, उस चीज को पाने की। तो किसी चीज को पाने की कॉस्ट क्या है जो हमने उसके लिए छोड़ा? क्या कह रहे हो भैया? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। दोबारा सुनो, पहले स्टेटमेंट सुनो, एग्जांपल भी दूंगा। किसी चीज को पाने की कॉस्ट क्या है? उसको पाने के लिए जो हमने सेक्रीफाइस किया, वही तो कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। मेरे पापा ने बोला कि बेटा देख, या तो पढ़ाई कर ले, या फिर
तू मेरी दुकान पे बैठ जा, दुकान संभाल ले, पैसा मिलेगा महीने के 20,000 रुपए। अब मैंने क्या डिसाइड किया, नहीं पापा मैं तो पढ़ाई करूंगा। तो पढ़ाई करूंगा, तो पढ़ाई को पाने के लिए मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, मैंने अपनी जो है 20,000 रुपए की जॉब सेक्रीफाइस करी। अरे भैया ये तो ट्रेड ऑफ वाला आ गया, तो पहले वाला प्रिंसिपल आ गया कि दो ऑप्शन है, एक प्राप्त करो एक को छोड़। लेकिन हाँ मैंने बोला पहले वाला है, लेकिन यहां पे अब हम प्रिंसिपल 2 में अब हम ये सीखेंगे उस कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। प्रिंसिपल 2 में हम कॉस्ट की कैलकुलेशन की बात करेंगे कि जो पाने के लिए जो मैंने सेक्रीफाइस करा उसकी कॉस्ट क्या थी, पाने के लिए जो मैंने सेक्रीफाइस करा उसकी कॉस्ट क्या थी। हम इस चीज को जो यहां पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ते क्या लिखा है, देन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। बोलता है बिकॉज पीपल फेस ट्रेड ऑफ। अब क्योंकि पीपल जो है ट्रेड ऑफ फेस करते हैं, या तो ये या तो वो, या तो ये वाली या तो मतलब या तो ये या तो वो। अब पीपल ट्रेड ऑफ फेस करते हैं, तो सो मेकिंग डिसीजन रिक्वायर्स कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एक्शन यू वांट टू चूज। कि आप जिस भी एक्शन को चूज करना चाहते हो, मतलब एक्शन का मतलब आप समझ लो ऑप्शन, आप जिस भी ऑप्शन को चूज करना चाहते हो, दो ऑप्शन है या तो ये या ये, आप जिस भी ऑप्शन को चूज करना चाहते हो तो उसको चूज करने से पहले आप उस ऑप्शन के बेनिफिट कि इस ऑप्शन से फायदे क्या मिलेंगे और कॉस्ट कि इसमें मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, उन्हें कंपेयर कर लेना चाहिए। बाय द वे ये कॉस्ट और बेनिफिट वाला और अच्छे से हम प्रिंसिपल नंबर 3, यस इसके अगला प्रिंसिपल नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे हम ये कॉस्ट और बेनिफिट वाला। फिलहाल यहां पे हम बात करते केवल कॉस्ट की, अभी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा कि मुझे उससे बेनिफिट क्या मिलेगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि किसी चीज को पाने के लिए जो मैंने खोया इसको पाने के लिए मैंने ये खोया, तो इसकी कॉस्ट क्या थी। इसको पढ़ते हैं अपने प्रिंसिपल नंबर 3 से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन मैनी केसेस द कॉस्ट ऑफ एन एक्शन इज नॉट एज ऑब्वियस एंड इट माइट फर्स्ट अपीयर। बोलता है किसी भी एक्शन माने वही ऑप्शन, तो किसी भी ऑप्शन को पाने की जो कॉस्ट आई, इसको पाने की जो मेरी कॉस्ट आई, तो जो कॉस्ट आपको दिख रही है कि ये कॉस्ट है, हो सकता है वो कॉस्ट थोड़ी अलग हो, जो आपको दिख रहा है वैसा ना हो। क्या पता जो आपको कॉस्ट लग रहा है कि इसको पाने के लिए इतना नुकसान करना पड़ गया कि इस जॉब को पाने के लिए फिर पढ़ाई करने के लिए मैंने 20,000 की जॉब छोड़ दी, तो आपको लग रहा है ये 20,000 की मेरी कॉस्ट है, लेकिन हो सकता है जो आपने सेक्रीफाइस किया उसमें कुछ बदलाव हो, वो ज्यादा या कम हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू बता दो भैया, बहुत देर हो गई, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो, पढ़ने नहीं पढ़ रहा, एग्जाम्पल लिख लो। ये एग्जाम्पल भी आपके किताब का ही है, क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द डिसीजन टू गो टू कॉलेज। मान लो एक बच्चा है, उसने डिसीजन लिया वो कॉलेज पढ़ने जाएगा, कुछ ऑप्शन थे उसके सामने, तो मान लो उसने निर्णय लिया कि मैं तो कॉलेज पढ़ने जाऊंगा। अब देखो कॉलेज जो पढ़ने जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, कॉलेज पढ़ने जाने की उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, तो मेरी बात जरा सुनना। सबसे पहला जो वो कॉलेज पढ़ने गया तो उसकी कॉस्ट आ रही होगी ट्यूशन की, मतलब टीचर्स की कॉस्ट आ रही होगी, उसकी कॉस्ट आ रही होगी बुक्स की, ठीक है, उसकी कॉस्ट खाने पीने की रहने खाने की आ रही होगी, ठीक है ना, रूम और एंड बोर्ड की कॉस्ट, बोर्ड माने खाना, तो रूम एंड बोर्ड वाली कॉस्ट आ रही होगी, ठीक है। ट्यूशन वाली कॉस्ट बिकॉज वो बाहर पढ़ने गया, वो कॉलेज के अंदर पढ़ने गया, वहां पर पीजी लिया, हॉस्टल लिया, तो वहां पे उसकी कॉस्ट आ रही होगी। अब जरा एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है वो बाहर पढ़ने गया। अब ये जब बाहर पढ़ने गया तो इसकी कॉस्ट आई बुक्स की, चलो, इसकी कॉस्ट आई ट्यूशन की, चलो, इसकी कॉस्ट आई रूम की, और इसकी कॉस्ट आई आपके बोर्ड की, मीन्स क्या, खाने की, ठीक है। मान लो जो बुक की कॉस्ट आई वो आई 20,000 रुपए, ट्यूशन की कॉस्ट मान लो आई 50,000 रुपए, रूम की कॉस्ट मान लो आई इसकी मान लो 30,000 रुपए, और मान लो खाने कॉस्ट आई इसकी मान लो 40,000 रुपए। प्लीज थोड़ा एग्जाम्पल को समझ ध्यान से, कुल मिला के 50, 30, 40 और ये आपका बन गया 1,40,000 की कुल मिलाकर इसकी कॉस्ट आ रही है। अब वही वाली बात,
इस कैलकुलेशन में कुछ गलती है। आपको लग रहा है कि उसने अपने कॉलेज एजुकेशन को लेने के लिए 1,40,000 स्पेंड किए, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत है। यस, हमको यही सीखना है प्रिंसिपल नंबर 2 के अंदर कि जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए जो भी कॉस्ट सेक्रीफाइस करी, हम जो भी बात कर रहे हैं उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा मेरी बात सुनो, ठीक है। पहले जितना मैंने बताया उतना पढ़ लो। क्या बोलता है? द मेन बेनिफिट आर इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट, कि जो कॉलेज जा रहा है तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, उसको इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट क्या मिला, उसको बेनिफिट मिलेगा इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट या फिर क्या, नॉलेज एनहेंसमेंट। उसकी मिलेगी नॉलेज, उसका दिमाग बढ़ेगा, उसका ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, और तो और लाइफ टाइम ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और उसको जीवन भर की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। उसके पास क्या है? कॉलेज की डिग्री है, तो नॉलेज भी है और जीवन भर की जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन इस डिसीजन में उसकी कॉस्ट क्या आई? आपको करना क्या पड़ेगा? आपको बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू कंपेयर द बेनिफिट एंड कॉस्ट। जो आपने अपॉर्चुनिटी ली उसकी कॉस्ट क्या आ रही है और उसका बेनिफिट कितना मिल रहा है, ये कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। तभी आप, भाई टॉपिक का नाम क्या है? हाउ पीपल मेक डिसीजन। पार्ट 1 क्या है? हाउ पीपल मेक डिसीजन। तभी आप निर्णय ले पाओगे कि मेरे को अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और बेनिफिट कम मिल रहा है तो मैं उस एक्शन को नहीं, मतलब उस मैं जो है उसको अप्लाई नहीं करूंगा, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, उस ऑप्शन को मैं चूज नहीं करूंगा। भाई ज्यादा खर्चा आ रहा है, उससे फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, तो मैं उस ऑप्शन पे क्यों जाऊं। लेकिन क्या पता बेनिफिट बहुत मिल रहा है और मेरी कॉस्ट कम सी आ रही है, तो फिर मैं उसकी ओर बढ़ूंगा कि यार इस ऑप्शन के फायदा ज्यादा है, इस ऑप्शन के फायदे ज्यादा है, जबकि नुकसान खर्चा काफी कम है, तो मैं उसकी ओर भागूंगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन जिसके फायदे कम है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है, कि इतना सारा खर्च करना पड़ रहा है इतने से बेनिफिट के लिए, तो मैं उस ऑप्शन की ओर नहीं भागूंगा। तो आपको पहले कॉस्ट को, कि कितनी कॉस्ट आएगी उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, क्या बेनिफिट मिलेगा उसे कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। तो वही तो हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। क्या लिखा है? तो बोलता है कि वो जो कॉलेज जाएगा उसको बेनिफिट क्या मिलेगा? इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट, मतलब उसको नॉलेज मिलेगी और जीवन भर की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन उसकी कॉस्ट क्या आएगी? मनी स्पेंड ऑन ट्यूशन, वो ट्यूशन पे खर्च करेगा, वो बुक्स पर खर्च करेगा, रूम एंड बोर्ड, मतलब वो क्या, कमरे पे रहने और खाने पे, बोर्ड मींस रहना खाना, वो रहने खाने पे खर्च करेगा, ये इसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन सुनो, बट दिस टोटल डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट योर एक्सपेंडिचर इन कॉलेज। लेकिन जो हम मनी, जो ट्यूशन, बुक्स, रूम, बोर्ड, जो टोटल हमने कर दिया, ट्यूशन, बुक, रूम, बोर्ड, 1,40,000 जो हमने कर दिया, ये ट्रूली आपकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, वो भी एक नहीं, इस कैलकुलेशन में दो प्रॉब्लम है, इस कैलकुलेशन में दो प्रॉब्लम है। मेरी बात को जरा सुनो। अब प्रॉब्लम कैसे है? सबसे पहली बात सुनो, एक बात बताओ, बुक्स का खर्चा मानता हूं कॉलेज जाओगे बुक का खर्चा होगा, ट्यूशन का खर्चा होगा, लेकिन रूम और बोर्ड इसका भी खर्चा होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम कॉलेज ना जाते तो क्या तुम्हारा कभी खाने का या रहने का खर्चा नहीं होता? अगर तुम घर में भी रहते, तुम कॉलेज ना भी जाते, तब भी तुम घर पे किराया पे करते, तब भी तुम जो है खाने पर खर्चा पे करते, तो तुमने इसको अलग से क्यों ऐड कर लिया? अगर तुम कॉलेज नहीं भी जाते तब भी तुम्हारा रूम और बोर्डिंग वाला खर्चा होता ना, तो आपने ये क्यों बोला कि ये खर्चा मेरे कॉलेज पढ़ने का है? कॉलेज नहीं पढ़ते तब भी रहने का तो खर्चा होता, तब भी खाने का खर्चा तो होता, तो आपने रूम और बोर्ड को शामिल क्यों किया? अब मान लो अगर आप कॉलेज नहीं पढ़ते, अगर आप नो कॉलेज, ये लो, अगर आप मान लो कॉलेज नहीं पढ़ते तो आपके रूम का खर्चा जब आप अपने घर पे रहते थे मान लो 20,000 रुपए आता था, और खाने खर्चा मान लो आपका 30,000 रुपए आता था। मेरी बात को जरा सुनना बहुत गौर से, मेरी बात को जरा सुनना बहुत ध्यान से। तो रूम का तो खर्चा वैसे ही 20,000 आता ही था, कॉलेज पढ़ते या कॉलेज ना पढ़ते 20,000 रुपए तो आपको कमरे पे खर्च करने पड़ रहे। कॉलेज पढ़ते या कॉलेज ना पढ़ते
30,000 तो आपको खाने पे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आपने इनको अपनी कॉलेज की कॉस्ट में ऐड क्यों कर लिया कि कॉलेज जाऊंगा मेरा 30 और 40 खर्च होगा? नहीं, कॉलेज जाओगे तो एक्चुअल में देखा जाए, प्लीज बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे बता रहा हूं, कॉलेज जाओगे तो एक्चुअल में देखा जाए आपका 30 नहीं, आपका केवल 10,000 रुपये तो खर्च हो रहा है खाने पे, क्योंकि 20 तो पहले भी खर्च होता ही था। कॉलेज जा रहे हो तो 30 हो रहा है, तो बस 10,000 तो खर्च हुआ, तो आपने 30 क्यों ऐड करा? कॉलेज की कॉस्ट में केवल 10,000 खाने का शामिल करो, ठीक है, सॉरी रहने का। बात करें खाने की तो 30 तो पहले भी खर्च होते थे, अब खर्च हो रहे 40, तो 10,000 तो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, तो बस कॉलेज की कॉस्ट में जो एक्स्ट्रा खर्च हो वो शामिल करो ना, क्योंकि अगर आप कॉलेज ना भी जाते तब भी 20 और 30 तो खर्च होते। हाँ, बुक वाला पूरा पूरा आएगा, बिकॉज आप घर में रहते तो बुक के खर्चे 0 आता, कॉलेज गए तो 20 आगे पूरा शामिल कर दिए कॉलेज की कॉस्ट में। ट्यूशन वाला खर्चा पूरा पूरा आएगा, घर में रहते ट्यूशन ना पढ़ते, कॉलेज जा रहे हो तो पूरे 50,000 एक्सक्लूसिवली ट्यूशन पे खर्च करे। लेकिन रूम की बात करें तो 20 तो पहले भी खर्च होते थे, अब 30 खर्च हो रहे हैं, तो बस 10 तो एक्स्ट्रा हुए, तो कॉलेज की कॉस्ट में केवल 10,000 एक्स्ट्रा शामिल हो गए, ये 30 शामिल नहीं हो गए। ऐसे खाने के खर्चे की बात करें तो 30 तो पहले भी खर्च होते थे, अब 40 हो रहे हैं, तो 10 तो एक्स्ट्रा हुए, तो कॉलेज की कॉस्ट में केवल 10 शामिल करो ना, वो 40 हो कर रहे हो, 10,000 रुपए तो कॉलेज कॉस्ट में शामिल होगा, क्योंकि 30 तो पहले भी खर्च होते ही थे। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है, अब अगर आप जो कैलकुलेशन करोगे तो उस कैलकुलेशन के अनुसार जो आपकी कॉलेज की कॉस्ट आनी चाहिए, एक आपकी आएगी 20,000 रुपये बुक की, 50,000 आपकी कॉस्ट आएगी ट्यूशन की, 10,000 रुपये कॉस्ट आएगी रूम की, और 10,000 रुपये कॉस्ट आएगी आपके खाने की, तो कुल मिलाकर जो आपकी कॉस्ट आनी चाहिए वो 90,000 रुपये आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी पहली मिस्टेक जो हमने सुधारी, लेकिन आपने भैया बोला था दुई मिस्टेक है, दो मिस्टेक है इस कैलकुलेशन में, तो आइए दूसरी मिस्टेक को भी हम आपकी सुधारी देते हैं, ठीक है। दूसरी मिस्टेक, तो एक मिनट पहले पढ़ लो क्या लिखा है। फर्स्ट, इट इंक्लूड समथिंग दैट आर नॉट रियली कॉस्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। हम कुछ ऐसी चीज भी शामिल कर देते हैं जो एक्चुअल में कॉलेज जाने की कॉस्ट है ही नहीं। बोलता है इवन इफ यू क्विट कॉलेज, मान लो अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो, यू नीड ए प्लेस टू स्लीप, तब भी आपको रहने के लिए जगह चाहिए, तब भी आपको खाने के लिए खाना, तब भी आपको खाना चाहिए। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तब भी रहोगे ना, तब भी खाना खाओगे ना, तो ओनली एडिशनल कॉस्ट ऑफ रूम एंड बोर्ड आर इंक्लूडेड। तो केवल जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ खाने पे और रहने पे कॉलेज में जाने से, केवल उसी को शामिल करो, आपको सारे का सारा कॉलेज की कॉस्ट में ऐड करने की नीड नहीं है, ओके। दूसरी गलती क्या है? सेकंड, दिस कैलकुलेशन इग्नोर्स द लार्जेस्ट कॉस्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज योर टाइम। यस, एक इसमें कॉस्ट में और चीज आ रही है, आप 1 साल तक पूरे कॉलेज पढ़ने जा रहे हो, आप 1 साल तक लगातार कॉलेज पढ़ने जा रहे हो, आपने अपनी एक चीज और सेक्रीफाइस करी कॉलेज की एजुकेशन के लिए, आपने 90,000 तो सेक्रीफाइस किए ही किए, प्लस आपने अपना टाइम भी सेक्रीफाइस किया। हो सकता था, मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, प्लीज 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 मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, आपने अपना टाइम भी सेक्रीफाइस किया। हो सकता था आप उस टाइम को स्पेंड, बोलते जब आप उस टाइम को लेक्चर स्पेंड करने में खर्च कर रहे हो, ठीक है, आप बुक रीडिंग, मतलब कॉलेज की बात हो रही है कि आप उसको लेक्चर पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, पेपर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उस टाइम को अब अपने वर्क पर, अपने काम पर खर्च नहीं कर सकते, बिकॉज आप 1 साल तो पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो आपने अपने 1 साल का वो टाइम भी तो अपना, जो आपका 1 साल में जो आप कर सकते थे, आपने वो भी सेक्रीफाइस किया। मान लो, जैसे कि मान लो अगर आप कॉलेज ना जाते, एग्जाम्पल सुनना, अगर आप कॉलेज ना जाते तो मान लो आपको 5,000 पर मंथ की जो है जॉब मिल जाती, 5,000 पर मंथ की आपको जॉब मिल जाती, लेकिन आप तो कॉलेज गए, आप तो कॉलेज गए, तो हुआ क्या, आपने 12 महीने की जॉब नहीं करी, क्योंकि आप तो कॉलेज में हो ना, तो अगर आप 12 महीने जॉब करते 5,000 पर मंथ के अनुसार, तो आपको मिलते 60,000 रुपए। इट मीन्स क्या, आप जो कॉलेज गए, तो कॉलेज जाने की कॉस्ट, बच्चों कॉलेज जाने की कॉस्ट केवल 90,000 रुपए नहीं है,
इसमें आप वो 60,000 भी शामिल करो जो आप कमा नहीं पाए, बिकॉज अगर आप कॉलेज ना जाते तो आप 60,000 रुपए भी कमाते। तो आपके कॉलेज जाने की कॉस्ट 90,000 रुपए नहीं है। 60,000 जो आप नहीं कमा पाए वो इसीलिए तो नहीं कमा पाए बिकॉज आप कॉलेज गए, तो वो भी तो इसके अंदर शामिल होगी। तो एक्चुअल में कॉलेज जाने की जो कॉस्ट आ रही है वो 1,50,000 आ रही है। 1,40,000 भी गलत है, आपका 90 अधूरा है, इसमें आपको वो भी शामिल करना पड़ेगा ना जो आप अपने जॉब करते जो कमाते वो आप नहीं कमा पा रहे, तो वो भी शामिल करो। बिकॉज कॉलेज जाने की वजह से तो आप इस 60,000 कमा नहीं पाए, तो 90 तो खर्च किए प्लस 60 और खर्च किए, 1,50,000 रुपए की आपकी कॉस्ट आएगी कॉलेज जाने की। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। लिखा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज व्हाट यू गिव अप टू गेट दैट आइटम। वही वाली बात आ गई कि जिस चीज को प्राप्त करने के लिए जो भी आपने सेक्रीफाइस किया, गिव अप किया, वही क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस कॉलेज की एजुकेशन के लिए मैंने ट्यूशन, खाना, रहना, ठीक है, इन सब का खर्च किया 90,000 रुपए, प्लस मैंने जॉब भी छोड़ी 60,000 रुपए की, तो 1,50,000 रुपए की मेरी कॉस्ट आई। 1,50,000 रुपए की मेरी कॉस्ट आई किस वजह से? कॉलेज की एजुकेशन लेने की वजह से, उस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए, नॉलेज एनहेंसमेंट, लाइफ टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए 1,50,000 रुपए की मेरी जो है कॉस्ट गई। ठीक है, एक एग्जांपल आगे और दे दिया, वही एग्जांपल को रिपीट कर दिया। फिर आगे बोलता है व्हेन मेकिंग एनी डिसीजन मेकर शुड बी अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो आप जब भी कोई निर्णय लेते हो तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस बेनिफिट के लिए मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। बिना कॉस्ट को कैलकुलेट किए अपने बेनिफिट की ओर मत भगना। हो सकता है आपको बेनिफिट काफी कम मिला, हो सकता है जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो 1,50,000 रुपए तक की मिले ही ना जिंदगी भर, लेकिन आपने 1,50,000 खर्च तो कर दिए, तो बेनिफिट कम मिला और कॉस्ट ज्यादा आई। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि आपने केवल 1,50,000 खर्च किए, कॉस्ट 1,50,000 की आई, लेकिन आपको जो जॉब मिलेगी वो 50 लाख की मिलेगी, 60 लाख की मिलेगी, तो फिर आपका ऑप्शन चूज करना ठीक था। लेकिन अगर आपको जॉब 10,000 की भी ना मिले 1,50,000 खर्च करने पे, तो आपका ऑप्शन चूज करना गलत था। तो आपको अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेनी है पहले ही। ठीक है, वो एग्जाम्पल दिया है, वही एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। वो एग्जाम्पल बोलता है कि अगर एक कॉलेज एथलीट है, उसे पता है कि अगर मैं अपना कॉलेज छोड़ दूंगा तो मैं स्पोर्ट्स में जाकर मैं मिलियंस पैसा कमा सकता हूं। लेकिन मान लो उसने अपनी जो कॉलेज चुना, तो कॉलेज को चुनने की उसकी कॉस्ट क्या आई? वो मिलियन पैसा जो वो कमा सकता था काम करके। अगर वो कॉलेज ना पढ़ता, कॉलेज पढ़ने की कॉस्ट क्या आई? कॉलेज पढ़ने की कॉस्ट वो आई जो उसने अपनी मिलियन पैसे वाली जॉब छोड़ दी, जो उसने अपना मिलियन पैसे वाला स्पोर्ट छोड़ दिया। कॉलेज पढ़ने वाली कॉस्ट क्या है? ये मिलियन पैसों का, मिलियन रुपीस का, मिलियन डॉलर्स का उसका स्पोर्ट। ठीक है, तो ये था आपको क्या? सेकंड प्रिंसिपल, जो कि हमारा होता है एकदम कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल की ओर, बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल की ओर। ठीक है, देखिए जी, जो थर्ड प्रिंसिपल है उसका नाम है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। ये रैशनल पीपल क्या होता है? अरे रैशनल पीपल तो आपने बहुत बार वर्ड सुना अपनी 11th-12th की को में, रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब वो होता है सिस्टमैटिकली अपने, मतलब रैशनल कंज्यूमर सिंपल वो जो अपने गोल को अचीव करने के लिए सिस्टमैटिकली स्टेप उठाता है, जो अपने, मतलब कहने का मैं अगर सिंपल शब्दों में कहना चाहूं, जो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है, जो हर चीज को सोच समझ के बिहेव करता है, जो बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि नहीं 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 मना कर दो एकदम, या एकदम हाँ करने वाला इंसान नहीं होता कि नहीं यस, सोच समझ के हाँ या ना बोलना, सोच समझ के डिसीजन लेना। ठीक है, चीजों को परख के डिसीजन लेना, उसके फायदे और उसके नुकसान जानकर निर्णय लेना ही एक रैशनल कंज्यूमर, एक रैशनल पीपल कहलाता है, जो इकोनॉमिक्स के अंदर सोच समझ के बिहेव करे, जो इकोनॉमिक्स के अंदर चीजों को देखकर बिहेव करे, जो कि उस चीज के फायदे और नुकसान जान के बिहेव करे। हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना ले, हड़बड़ी में यस और नो ना बोल दे, सोच समझ के
डिसीजन लेने वाले व्यक्ति को बोलते हैं रैशनल पीपल, जो नॉर्मली बिहेव करते हैं, जो किसी एक जो एबनॉर्मल बिहेव नहीं करते। ठीक है, तो रैशनल पीपल वो अल्टीमेटली सिंपल रैशनल पीपल वो जो किसी भी चीज को जो है सोच समझ के बिहेव करे, सोच समझ के अपना एक्शन ले। आगे बोलता है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। अभी मार्जिन क्या है, देखो ये खैर वर्ड आपको सुना, एक होता है मार्जिनल, एक होता है टोटल, तो कुछ वैसा ही है कि रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। अभी एग्जांपल दूंगा, पल्ले पड़ेगा अगर मैं अभी सिंपल कहूं तो मार्जिन का मतलब क्या है कि जब रैशनल पीपल एक अगले स्टेप की ओर बढ़ता है, तो अगले स्टेप की ओर बढ़ता है तो वो उस स्टेप में देखता है कि अगले स्टेप में नुकसान है फायदा, वो टोटल नहीं देखता कि ओवरऑल मुझे क्या हुआ, नुकसान या फायदा, नॉट टोटल नहीं देखता कि ओवरऑल मुझे नुकसान हो रहा है या फायदा, वही देखता है कि एक्स्ट्रा वाले से, अगले स्टेप से, एक्स्ट्रा यूनिट से, अगले स्टेप से मुझे बेनिफिट है या मेरे को लॉस है। इन टोटलिटी क्या है वो नहीं देख रहा, अगले वाले से क्या है। ये एग्जाम्पल अभी आपको समझ में, अभी एग्जाम्पल दूंगा तब ये प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। फिलहाल पढ़ते क्या लिखा है, बोलता है इकोनॉमिस्ट नॉर्मली एज्यूम दैट पीपल आर रैशनल। इकोनॉमिस्ट नॉर्मली एज्यूम करता है जो लोग है वो रैशनल है, मतलब इकोनॉमिस्ट लोग मानते हैं कि हर इंसान जो है सोच समझ कर ही बिहेव करता है। इकोनॉमिस्ट लोग मानते हैं कि हर इंसान जो है सोच समझकर ही स्टेप उठाता है, वो कोई भी इंसान जो है हड़बड़ी में स्टेप नहीं उठाता। इकोनॉमिक्स जो है हर इंसान को रैशनल मानती है। आगे रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। अब रैशनल पीपल जो है थिंक एट मार्जिन, मार्जिन पर थिंक करते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी आपको पल्ले पड़ के विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इट मींस मोस्ट ऑफ द डिसीजन वी टेक बाय थिंकिंग एट द मार्जिन। जितने भी निर्णय हम तुम लेते हैं, हम मार्जिन के ब्याह पर लेते हैं, नॉट टोटल की ब्याह पर नहीं लेते। हम जो भी निर्णय है वो मार्जिन के ब्याह पर लेते हैं। हम हर अगले स्टेप को देखते हुए कि अगले स्टेप में नुकसान है फायदा, उसको देख के मैं निर्णय लूंगा। इन टोटल मुझे क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ रहा, इन टोटल नुकसान है या फायदा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अगले स्टेप में नुकसान है या फायदा उसको देखते हुए चलते हैं। रैशनल पीपल ऑफन मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ मार्जिनल चेंज। वही वाली बात आ गई, मार्जिनल चेंज। मार्जिनल का मतलब आप जानते हो 11 12, मार्जिनल माने नेक्स्ट, मार्जिनल माने क्या होता है एडिशनल या फिर नेक्स्ट। अब बोलता है कि हम मार्जिनल चेंज जो भी हम नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं, देखना पड़ता है कि उसमें हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और उसमें हमें बेनिफिट कितना मिला, हमें उन्हें कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, हम जो भी अगला स्टेप उठा रहे हैं उस अगले स्टेप को उठाने में मेरे खर्चा कितना आएगा और उस अगले स्टेप को उठाने में मुझे फायदा कितना मिलेगा, उसको कंपेयर करके ही स्टेप। देखो ये सारी बातें वही वाली बात, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, यही सारी बातें आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल को जरा देखना। ठीक है, और फिर जो है हम आगे की बात करते हैं। बोलता है आगे बोल, रैशनल पीपल डोंट टेक डिसीजन इन फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक मतलब नो, व्हाइट मतलब यस। कि रैशनल पीपल सिंपल कि बिल्कुल नो, ऐसे कि नहीं 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 ऐसे नहीं बोलते, या हाँ 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 नहीं, वो नो और यस के बीच निर्णय लेते हैं कि अगर मैं नो बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, नॉर्मली बिहेव करूंगा सोचूंगा। अगर मैंने यस बोला तो क्यों बोला, नॉर्मली बिहेव करके बताऊंगा। इट मींस वो व्हाइट और येलो के बीच, अब व्हाइट और येलो के बीच क्या होता है ग्रे, कि व्हाइट को येलो को मिलाओ क्या बने ग्रे। इट मींस उनके डिसीजन ब्लैक और व्हाइट नहीं होते, बट यूजुअली रैशनल लोग जो निर्णय होते हैं वो यूजुअली इन्वॉल्व शेड्स ऑफ ग्रे। वो ग्रे शेड्स में यस और नो के बीच, मतलब यस और नो के बीच निर्णय लेके वो जो है अपने बिहेव करते हैं, यस और नो के बीच को बीच के समझ के अपने स्टेप उठाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देने वाला हूं बहुत सारे, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये टॉपिक पूरा एकदम अच्छे से चोखा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। तो क्या लिखा है, आइए फॉर एग्जाम्पल। अब देखो डिनर टेबल पे, अगर आप एक डिनर टेबल पे बैठे हो, मम्मी लगाओ खाना, आप बैठ गए, तो अगर आप डिनर टेबल पे बैठे हो तो आप ये निर्णय नहीं लोगे मुझे फास्ट रखना है या मुझे खाना है। भाई अगर आप फास्ट रखना है या खाना है तो आपने पहले सोच रखा होगा ना। आप डिनर टेबल पे बैठे हो तो वहां पे आप ये निर्णय नहीं लेते हो मुझे फास्ट रखना है खाना है। हाँ, आप ये निर्णय
आप ये डिसीजन जरूर लेते हो कि मैं एक्स्ट्रा चपाती, मैं एक्स्ट्रा रोटी खाऊं या ना खाऊं। आप खाना खाने बैठ रहे हो, आपने एक रोटी खा ली, दो खा ली, तीन खा ली, आप जानते हो रोटी खाऊंगा मुझे क्या मिलेगी, यूटिलिटी। लेकिन आप ये नहीं देख सोचते कि मुझे आज खाना खाना है कि नहीं खाना, ये बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं खाना खाने बैठ गए। अब जब आप एक्स्ट्रा अगला स्टेप अब आप एक एक्स्ट्रा चपाती खाने वाले हो, तो वहां पे आप सोच सकते हो कि मैं इसको खाऊं या मैं इसको नथिंग एट मार्जिन। मार्जिन मार्जिन के बारे में सोचो। मार्जिन मीन्स क्या, नेक्स्ट जो आपने तीन खाई या चार खाने वाले हो उसकी बात नहीं कर रहा, जो एक्स्ट्रा खा रहे हो उसके क्या बेनिफिट है, उसके क्या कॉस्ट है। मान लो आप एक एक्स्ट्रा चपाती खाते हो तो उसके बेनिफिट क्या है और उसके कॉस्ट क्या है। मान लो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, आपका थोड़ा टेस्ट बन जाएगा, अगर आप भूखे हो आपका थोड़ा पेट भर जाएगा, उसके बेनिफिट है। लेकिन कॉस्ट क्या है, क्या पता एक्स्ट्रा चपाती आपकी हेल्थ को बिगाड़ दे, क्या पता ये ओवर ईटिंग हो जाए, और ओवर ईटिंग और हेल्थ के साथ साथ एक्स्ट्रा चपाती में टाइम भी लगा, वो भी एक कॉस्ट है। उस एक्स्ट्रा चपाती में एक्स्ट्रा गैस लगी, एक्स्ट्रा आटा लगा, वो भी तो कॉस्ट है। तो एक्स्ट्रा चपाती खाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, एक्स्ट्रा आटा, टाइम और आपका पुअर हेल्थ, ठीक है, एक्स्ट्रा गैस। उस एक्स्ट्रा चपाती की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, उस एक्स्ट्रा चपाती से आपको फायदा ज्यादा मिल रहा है, वो देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है उस एक्स्ट्रा चपाती से ज्यादा फायदा मिल रहा है, मैं कि जो ज्यादा फायदा है, बेनिफिट ज्यादा है और मेरी कॉस्ट कम है, तो आपको उस एक्स्ट्रा चपाती को बढ़ना चाहिए, आपको वो खानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं एक्स्ट्रा चपाती के फायदे कम है, इतना भूखा भी नहीं हूं, बस मजे मजे के लिए खा रहा हूं, लेकिन इसमें आटा बहुत लग जाएगा, टाइम लगेगा, गैस लगेगी और फिर मेरा पेट भी खराब हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और बेनिफिट कम है, तो फिर आपको उस एक्स्ट्रा चपाती की ओर नहीं भागना चाहिए। मार्जिन टोटल क्या फर्क पड़ा उसकी बात नहीं कर रहा, कि इन टोटलिटी पेट भरा कि नहीं भरा उसकी बात नहीं कर रहा, इन टोटलिटी कितनी यूटिलिटी मिली उसकी बात नहीं कर रहा, उस एक्स्ट्रा चपाती की बात कर। जो एक्स्ट्रा आप कहोगे तीन तो आप खा चुके हो ना, अरे भाई तीन तो आप खा चुके हो, अब उसको तो बाहर नहीं निकाल पाओगे ना, लेकिन जो एक्स्ट्रा खा रहे हो उसके बारे में सोच सकते हो ना। जो एक्स्ट्रा खा रहे हो उसके बारे में तो उसकी कॉस्ट और बेनिफिट को आपस में कंपेयर कर सकते हो ना। तो वही तो बोल रहा है कि एक रैशनल पीपल जो है सिंपल मम्मी ने बोला बेटा एक रोटी और खा ले, हाँ मम्मी ले आओ, एक रोटी और, मम्मी नहीं खा रहा, ऐसे नहीं कि हाँ खा लूंगा नहीं खा रहा, हाँ और ना के बीच। अगर मैं एक्स्ट्रा खाता हूं तो उसके बेनिफिट क्या है, कॉस्ट क्या है, नहीं खाता तो बेनिफिट क्या है, कॉस्ट क्या है, उसके बिहाफ पे आप अपना निर्णय ले पाओगे, मुझे एक्स्ट्रा खानी चाहिए या एक्स्ट्रा नहीं खानी चाहिए। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, चपाती वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो क्या करेंगे अपन लोग, सो वी कंपेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट की उस चपाती से बेनिफिट क्या मिला, क्या पता हमें सेटिस्फैक्शन मिले, हमारी गुड हेल्थ हो, ठीक है, दैट वी विल ड्राइव फ्रॉम एक्स्ट्रा चपाती। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आ रही है, क्या पता उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही हो आपके फ्लोर आटे के रूप में, पुअर हेल्थ के रूप में, गैस के रूप में, टाइम के रूप में। अब देख लो कॉस्ट ज्यादा है या बेनिफिट, वो तो आपको पता होगा बिकॉज आप खाने वाले हो। अब देख लो उस चपाती से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा या आपकी ज्यादा कॉस्ट आएगी, उसके बिहार पे आप निर्णय ले लो अपना, ठीक है। और एग्जाम्पल है, बोलता है अगला एग्जाम्पल देखो, when a manager consider whether to increase output। अब मैनेजर ने सोचा उसको अपने आउटपुट को बढ़ाना है, तो अब देखो मेरी बात सुनना, उसने बोला आउटपुट है, बोलता है अगर मैं आउटपुट को बढ़ाऊंगा तो मेरे को 5 लेबर लगेगी, और 5 लेबर जब एक्स्ट्रा आएगी तो मेरा आउटपुट जो है 10 यूनिट से बढ़ जाएगा। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल, मैं मार्जिन की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा आउटपुट, एक्स्ट्रा लेबर एक्स्ट्रा आउटपुट। तो अगर उसके अपने आउटपुट को बढ़ाना है तो बोलता है मेरी 5 लेबर आएगी जिससे कि मेरा आउटपुट 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनेगा। अब देखो 10 यूनिट आउटपुट जो एक्स्ट्रा बनता है और जब वो उसको मार्केट में बेचता है, 10 यूनिट आउटपुट जब वो एक्स्ट्रा बनता है और जब वो उसको मार्केट के अंदर बेचता है, तो मान लो उसको बेचने पर मिलते कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए। तो ये हो गया उसका बेनिफिट, ये क्या हो गया उसका बेनिफिट,
कि अगर मैं एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाता हूं, 10 यूनिट बढ़ेगी, 10,000 रुपये मिलेंगे, ये उसका बेनिफिट है। लेकिन कहीं ना कहीं उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए उसने अपने लेबर एम्प्लॉय किए। अब मान लो जो 5 लेबर एम्प्लॉय करें, उनका खर्चा आ रहा है कितना, 20,000 रुपये। तो बताओ क्या उस मैनेजर को आउटपुट बढ़ाने की ओर अपने स्टेप उठाने चाहिए? नहीं, बिकॉज यहां पे उसके डिसीजन जो लेने वाला है उसका बेनिफिट कम है, केवल 10,000 का फायदा, लेकिन कॉस्ट उसकी ज्यादा है। जब उसका उसको बोलते हैं मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल एक्स्ट्रा बेनिफिट मींस मार्जिनल बेनिफिट कितना है, 10,000, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 20,000। तो वो स्टेप नहीं उठाएगा क्योंकि यहां पे बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज्यादा। लेकिन मान लो बेनिफिट 10,000 का और जो कॉस्ट है मान लो वो कॉस्ट केवल आती 2,000 रुपए की, तो यहां पे अब उसका मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है उसकी मार्जिनल कॉस्ट से। तो इस वाले केस में वो अपना निर्णय लेगा, इस वाले केस में वो अपने एक्शन की ओर आगे बढ़ेगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें देखना पड़ता है किसी भी चीज में अगला स्टेप उठाने के लिए। मैंने आगे बोला मार्जिन, किसी भी चीज में आगे अगला स्टेप उठाने के लिए अपने को उसका मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए। अगर मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से तो हम आगे बढ़ेंगे, हम अपना एक्शन लेंगे। लेकिन अगर मार्जिनल बेनिफिट कम है और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, हम अपना एक्शन नहीं लेंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है, एक बहुत ही फेमस नियम है, यह बात है माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? या फिर कुछ बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे। उसको बच्चों बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अब देखो यहां भी बात सामने आती है, मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट, वाटर डायमंड पैराडॉक्स के अंदर भी ये बात सामने आती है। क्या बोलता है भाई? हम सबको पता है वाटर हमारे लिए एसेंशियल है, लेकिन उसका मार्जिनल बेनिफिट कम है, उसका फायदा कम है, बिकॉज वाटर प्लेंटीफुल है, वाटर बहुत सारा है, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास पानी अवेलेबल है। तो हम एक्स्ट्रा 1 गिलास पानी पीते हैं, हमें उतना जो है बेनिफिट नहीं मिलता, बिकॉज बहुत सारा पानी है, जब चाहो तब पी लो। लेकिन देश में डायमंड हीरा काफी कम है, भले हीरा किसी काम नहीं आ रहा, हमारे पानी हमारे काम आ रहा है, लेकिन वही वाली बात, जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है उसकी वैल्यू हम कम करते हैं, और जो चीज अपने पास कम होती है उसकी वैल्यू हम ज्यादा करते हैं। डायमंड काफी स्केर्स है, डायमंड काफी रेयर है, वो हमारे लिए कम है। तो हमको लगता है मार्जिनल बेनिफिट डायमंड का काफी ज्यादा है पानी के मार्जिनल बेनिफिट से, क्योंकि पानी तो बहुत सारा है ना, मिल जाएगा, पी लेंगे। तो लोग कंसीडर क्या करते हैं कि मार्जिनल बेनिफिट, पानी से मिलने वाला बेनिफिट, मतलब ये मान लो पानी से मिलने वाला बेनिफिट वो कम मानते हैं डायमंड से मिलने वाले बेनिफिट से, कि डायमंड मिलेगा उससे बेनिफिट ज्यादा है और पानी मिलेगा उससे बेनिफिट कम है, इसीलिए लोग डायमंड की ओर भगते हैं, पानी की ओर नहीं भगते। तो यहां भी एक बात आ गई कि लोग क्या करेंगे, लोग जो है डायमंड की ओर भगते हैं, पानी की ओर नहीं भगते। क्या लिखा है भले ही, लेकिन हमको पता है डायमंड हमको जिंदा नहीं रखेगा, डायमंड हमें सरवाइव करने में हेल्प नहीं करेगा, सरवाइव करने में हेल्प पानी ही करेगा। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, डायमंड की ओर भग रहे हैं, बिकॉज डायमंड से मिलने वाला मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, पानी से मिलने वाला बेनिफिट कम है। तो वही मैंने बोला ना, जहां से मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा मिलता है हम उसकी ओर भगते हैं। तो हम डायमंड की ओर इसीलिए भाग रहे हैं बिकॉज उसका मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत ही कम है। लोगों को डायमंड से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है एज कंपेयर टू वाटर। उन्हें पता है पानी जिंदा रखेगा, लेकिन फिर भी लालच, डायमंड से क्या मिलती है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू वाटर। तो लोग वाटर और डायमंड में से डायमंड ही चुनते हैं, वाटर को नहीं चुनते। तो डायमंड का मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, लोग वहां भगते हैं, पानी का मार्जिनल बेनिफिट कम है, लोग उसकी ओर नहीं भगते। तो ये भी एक चीज देखने को मिलती है, पैराडॉक्स है, मतलब जो चीज हमारे लिए आवश्यक नहीं है। पैराडॉक्स क्या होता है, विरोध, कंट्रास्ट, कि वाटर और डायमंड के बीच पैराडॉक्स है, वाटर जरूरी है हम उसको नहीं भग रहे, डायमंड जरूरी नहीं है हम उसको भग रहे हैं, हो गया ना पैराडॉक्स।
पैराडॉक्स क्या होता है? अपोजिट, अपोज करना। वाटर जरूरी है लेकिन वहां नहीं भग रहे, डायमंड जरूरी नहीं है लेकिन वहां भग रहे, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, तो पैराडॉक्स है। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पे आपने देखा कि एक रैशनल डिसीजन किस प्रकार लेते हैं, मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करके कि उस चीज को प्राप्त करने का बेनिफिट क्या है और उस चीज में कॉस्ट कितनी आ रही है। एक चीज की बात हो रही है, उसको प्राप्त करने का बेनिफिट क्या है, इसको प्राप्त करने की कॉस्ट क्या है। अगर बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो प्राप्त करूंगा। बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो प्राप्त मैं इसको नहीं करूंगा, तो मैं इसकी ओर नहीं भगूंगा। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल बुक में लिखा हुआ है। बुक में आपका एग्जाम्पल मान लो एयरप्लेन वाला है। अगर मैं बुक में आपके एयरप्लेन वाला, एयर टिकट वाला एग्जाम्पल दूं, तो प्लीज उस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो एक प्लेन है और उस प्लेन के अंदर मान लो 100 सीट्स अवेलेबल है। उस प्लेन के अंदर जो है 100 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। सीट फुल कितनी हो गई? मान लो जो है 90 सीट्स, 90 सीट फुल हो चुकी है। और मान लो एक सीट की जो कॉस्ट टिकट है, एक सीट की टिकट है वो मान लो कितनी है, एक सीट की टिकट है मान लो 500 रुपए। तो मेरी बात जरा बताओ, एक सीट की टिकट 500 रुपए है, उस प्लेन में कुल मिला के टोटल 100 सीट है, 90 सीट भर चुकी है, एक सीट अभी अभी 10 सीट जो है एम्प्टी है। अगर बात करूं एम्प्टी सीट कितनी है, एम्प्टी सीट कितनी है, 10 सीट अब जो है एम्प्टी है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे अब किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा, पहले मेरी बात को समझो। देखो 90 सीट तो पूरी भर चुकी है, हर लोग 500 रुपए पे कर चुका है। 90 सीट तो पूरी भर चुकी है, हर व्यक्ति 500 पे कर चुका है। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो उस पूरे प्लेन को जब मैं उड़ाऊंगा 100 लोगों के साथ, तो 100 सीट और एक की कितनी है 500 रुपए, तो अल्टीमेटली 50,000 रुपए मुझे मिलते हैं, है ना। 500 रुपए 100 सीट, अल्टीमेटली एक बार जब प्लेन उड़ता है मेरे को 50,000 मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे जो है 90 सीट भरी है, मेरे को 500 रुपए मिल रहे हैं, तो इट मीन्स क्या, अब मेरे को 45,000, 45,000 मुझे मिल रहे हैं। इट मीन्स अभी 5,000 मेरे को नहीं मिल रहे। अब इस 5,000 के लिए मैं निर्णय लूंगा। मेरे पास 10 लोग आए, ठीक है, मेरे पास 10 लोग आए, 10 लोग आए और 10 लोग बोलते हैं हम पे भैया बहुत सारा पैसा नहीं है, हम केवल 300 रुपए ही एक सीट के पे कर पाएंगे। अब पता है क्या है, अब मेरे को बिल्कुल ही यस और नो का आंसर नहीं देना कि नहीं 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 नहीं, या फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं। मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि अगर मैं 10 लोगों को 300 रुपए में सीट प्रोवाइड करता हूं तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल है या मेरे लिए ये लॉस वाला काम है। बिल्कुल ही यस और नो का आंसर मत दो, बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट का आंसर मत दो, थोड़ा ग्रे, यस और नो के बीच सोचो। अब देखो भाई, जब लोग प्लेन में बैठते हैं तो उनमें खर्चा खाने पीने का भी होता है। उनको मान लो सैंडविच दिया, मान लो उनको कोल्ड ड्रिंक दी, वो भी इस टिकट में इंक्लूड है। तो मेरी बात जरा सुनो, अगर मैं 90 लोगों के साथ इस प्लेन को लेके जाऊं तो मेरे को लॉस कितने का होगा, मात्र 5,000 रुपए का लॉस होगा मेरे को। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैं इन 300 लोगों को, क्योंकि 10 सीट खाली है ना, 10 सीट तो खाली है, जब प्लेन उड़ेगा तो 10 सीट तो मेरी खाली है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा नहीं। बस एक्स्ट्रा चार्ज क्या जाएगा, वो खाने पीने का, मान लो 100 रुपए आता है पर पर्सन, ठीक है, जो भी आपका मील देते हैं, ठीक है, जो भी आपके फूड आइटम प्रोवाइड करते हैं, जो भी मान लो स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, वो स्नैक्स आता है मान लो 100 रुपए पर पर्सन। तो अब मेरी बात को जरा समझना, 300 रुपए हमको दे रहे हैं जिसमें 100 रुपए हम उन्हें खाने को देंगे, तो अल्टीमेटली एक पर्सन से कितने कमाए, 2,000। अल्टीमेटली एक पर्सन से हमने कितने कमाए, 2,000 रुपए। कितने कमाए जी, 2,000 रुपए कमाए एक पर्सन से। तो 10 लोगों को अगर मैं लेके जाऊंगा 200 रुपए के अकॉर्डिंग, 200 रुपए कमाए, बिकॉज एक टिकट 300 रुपए की, उसमें 100 रुपए दूंगा खाना, तो अल्टीमेटली एक लोग से हम कितने कमा रहे हैं, 200 रुपए। अब अगर मैं उन 10 लोगों को प्लेन में लेके चले जाऊंगा, क्या इसके अलावा मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, इस 100 रुपए के अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा आएगा?
प्लेन में सीट तो खाली है ही, वो अगर आके बैठ जाएंगे तो क्या मेरे प्लेन में एक्स्ट्रा पेट्रोल लगेगा? क्या उन 10 लोगों के लिए एक्स्ट्रा एयर होस्टेस आएगी? क्या उन 10 लोगों के लिए एक्स्ट्रा लगेगी बिजली? नहीं ना, सेम लगेगा। जो 90 के लिए लग रहा है उनमें 10 का काम हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल लगने वाला, ना एक्स्ट्रा एयर होस्टेस आने वाली, ना एक्स्ट्रा बिजली, सेम लगेगा। बस 100 रुपए एक्स्ट्रा स्नैक्स के आएगी, वो हमने शामिल कर लिया। तो अल्टीमेटली एक पर्सन से मैं 200 रुपए कमाई लूंगा ना, 200 रुपए कमाई लूंगा, तो भाई मैं अपनी 10 सीट खाली छोड़ूंगा, 5,000 का लॉस होगा। अगर मैं अपनी उस 10 सीट पे, अगर मैं उस अपनी उस 10 सीट पे 200 रुपए के अकॉर्डिंग, 200 रुपए के अकॉर्डिंग पर्सन लेके जाऊं तो मुझे कितने का फायदा है? 2,000 का फायदा है। अब बताओ अब मुझे कितना का लॉस है? अब केवल 3,000 का ही तो लॉस है, बिकॉज 2,000 तो मेरे को अब मिल ही गए। पहले लॉस कितने का था? 5,000 का, लेकिन 10 अब मैंने भर लिए 200 के अकॉर्डिंग, तो अब 2 तो मिल रहे हैं ना। तो अब लॉस कितने का है? 3 का। तो अब बताओ 10 लोगों को बिठाना बेनिफिशियल है 200 रुपए में या नहीं है? इट्स वेरी ऑब्वियस बेनिफिशियल है। अगर मैं उन 10 लोग को बिठा के ना लेके जाऊं तो लॉस 5,000 का है, लेकिन 200 रुपए के अनुसार मैं उनको बिठा के ले जाऊं तो लॉस केवल 3,000 रुपए का है। तो मेरे को जो है उन 10 लोग को बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए? मुझे उन्हें अपने प्लेन में बिठाना चाहिए, बिकॉज वहां पे जो मेरा बेनिफिट है वो ज्यादा है, जो मेरी कॉस्ट है वो कम है। पहले मेरी कॉस्ट क्या थी? 5,000 का लॉस, लेकिन अब कितना? केवल 3,000 का लॉस, 2,000 का मुझे बेनिफिट हो गया। तो यहां पे मेरे को उनको अपने प्लेन में बिठाना डिसीजन सही लगेगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम कॉस्ट और बेनिफिट को आपस में कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं कि हमें ये स्टेप उठाना चाहिए या फिर ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को देखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। क्या लिखा है? अ रैशनल डिसीजन मेकर टेक्स एन एक्शन if and only if the marginal benefit of the action exceed the marginal cost। एक रैशनल डिसीजन तभी एक्शन लेगा, वो तभी उस ऑप्शन की ओर बढ़ेगा, वो तभी स्टेप उठाएगा जब मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा? ज्यादा उसकी मार्जिनल कॉस्ट से। तो ये था आपका प्रिंसिपल नंबर 3। 3 प्रिंसिपल हो गए, एक प्रिंसिपल और पढ़ते हैं, देन अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। चलिए अगला है प्रिंसिपल 4, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। अपना टॉपिक क्या चल रहा है पता है? पार्ट 1, हाउ पीपल मेक डिसीजन। ये लास्ट प्रिंसिपल है जो बताता है कि लोग डिसीजन कैसे लेते हैं। तो यहां बोलता है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। देखो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब कोई रिवॉर्ड मिल जाना, कुछ अच्छा हो जाना, इकोनॉमी के अंदर कुछ अच्छा हो जाना, ठीक है, या फिर कुछ पनिशमेंट मिल जाना। इट मीन्स आपके साथ कुछ बुरा हो जाना, या कुछ ऐसे स्टेप सरकार ले ले जिससे आपके साथ बुरा हो या फिर आपको वो स्टेप अच्छा ना लगे। तो अगर कुछ सरकार अच्छा करती है तब भी आप रेस्पॉन्ड करोगे, अगर सरकार कुछ बुरा करती है तब भी आप रेस्पॉन्ड करोगे। हाँ, अगर सरकार कुछ नहीं करती तो आपका रिस्पॉन्स भी उस समय नॉर्मल रहेगा। ये थोड़ी आप मजे मजे में रिस्पॉन्स उछल रहे हो, सरकार चुप बैठी है हम कुछ नहीं कर रहे, आप उछल रहे हो मजे। नहीं नहीं नहीं, आप तभी रिस्पॉन्ड करते हो जब कुछ इंसेंटिव दिखता है। इंसेंटिव मतलब जब कुछ अच्छा दिखता है तब आप रिस्पॉन्ड करते हो, और जब कुछ दिखता है बुरा आप तब रिस्पॉन्ड करते हो। तो पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। बिना इंसेंटिव के, बिना अच्छी चीज के या बिना बुरी चीज के आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर मैं चुप बैठा हूं तो आप भी चुप बैठ रहोगे, आप जो है मुझे उल्टा नहीं बोलोगे। अगर मैंने आपकी तारीफ करी तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप क्या पता बदले में तारीफ कर दो मेरी, कुछ और बात करो मुझसे। अगर मैंने बुराई करी तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप मुझे उल्टा बोलोगे। तो मेरे इंसेंटिव से आपने रिस्पॉन्ड किया ना। अगर आप और मैं एक बस में आमने सामने बैठे हुए हैं, ऐसे मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, क्या आप कोई रिस्पॉन्ड करोगे? नहीं। तो याद रखना जो लोग होते हैं वो हमेशा एक इंसेंटिव की वजह से रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसेंटिव मतलब कुछ उनके साथ अच्छा हो जाना, कुछ उनके साथ बुरा हो जाना। तो क्या बोलता है? एन इंसेंटिव इज समथिंग
दैट इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट। इंसेंटिव एक ऐसी चीज है, इंसेंटिव आप पे रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड मीन्स कुछ अच्छा हो जाना, और इंसेंटिव एक पनिशमेंट भी हो सकती है, कुछ बुरा हो जाना। तो इंसेंटिव इज समथिंग, इंसेंटिव ऐसा कुछ है जो आपको इंड्यूस करता है कि आप कुछ एक्ट करो, आपको इंड्यूस करता है, आपको पुश करता है कि आप कोई एक्शन लो। क्या बोलता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, देखो ये इकोनॉमिक्स के तो प्रिंसिपल है कि इकोनॉमिक्स में लोग रिस्पॉन्ड कब करते हैं, लोग निर्णय के सामने कोई एक्शन होगा उसी के रिएक्शन में तो मैं निर्णय लूंगा। तो वही चल रहा है हाउ पीपल मेक डिसीजन, कि मेरे को अब निर्णय सामने वाले के एक्शन से मेरे को रिएक्शन किस प्रकार करना है। तो ये टॉपिक समझा रहा है कि सामने वाले का एक्शन से किस प्रकार आपको रिएक्ट करना है, उसके इंसेंटिव से आपको किस प्रकार बिहेव करना है, किस प्रकार का निर्णय आपको लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बोलता है कि अगर रिवॉर्ड, तो बोलता है इंसेंटिव होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट की फॉर्म में। रिवॉर्ड मीन्स कुछ अच्छा हो जाना, जैसे कि सरकार ने वस्तुओं की कीमतें कम कर दी तो आपके लिए रिवॉर्ड है। अब आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल वस्तु का प्राइस कम हो गए, अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप डिमांड ज्यादा करोगे, लॉ ऑफ डिमांड। तो आपने डिमांड ज्यादा करी बिकॉज प्राइस कम हुए। अगर प्राइस नॉर्मल रहते, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, कुछ इंसेंटिव नहीं होता, ना तो बढ़े ना घटे, नॉर्मल है, तो आप भी डिमांड नॉर्मल करते, आप मजे मजे में डिमांड ज्यादा या कम नहीं करते। प्राइस में चेंज आया, एक इंसेंटिव देखने को मिला, प्राइस अगर बढ़ गए तो अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए पनिशमेंट है। प्राइस कम हो गए तो अच्छी बात है, आपके लिए रिवॉर्ड है। प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप डिमांड कम कर दोगे, और प्राइस कम हो जाएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप डिमांड ज्यादा। तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग रेस्पॉन्ड करते हैं वो एक इंसेंटिव की वजह से ही, एक रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से ही रेस्पॉन्ड करते हैं। तो रिवॉर्ड में क्या आ गया? मान लो सरकार ने कीमतें कम कर दी, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ये आपके लिए रिवॉर्ड है, आप इसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। या मान लो पनिशमेंट क्या है? सरकार ने कीमतें बढ़ा दी, हाई प्राइस, सरकार ने टैक्स लगा दिया, सरकार ने फाइन लगा दिया, ये आपके लिए पनिशमेंट है। आप इसके अकॉर्डिंग भी, आप इसके अनुसार भी क्या करोगे? आप इसके अनुसार भी रिस्पॉन्ड करोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल, कंसीडरिंग प्राइस राइज ऑफ ए गुड। अब मान लो देश में कीमतें बढ़ गई, तो इसका रिस्पांस क्या होगा? इसके दो रिस्पांस हो गए। देश में कीमतें बढ़ गई तो कंज्यूमर की ओर से रिस्पांस ये आएगा, कंज्यूमर जो है अब डिमांड कम करेगा, है ना। कंज्यूमर की ओर से रिस्पांस क्या आएगा कि कंज्यूमर जो है अब डिमांड कम करेगा क्योंकि गुड्स महंगी हो गई। तो कंज्यूमर का इंसेंटिव क्या है? कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्ड क्या है? वो डिमांड कम करेगा। दूसरी ओर जो सेलर है, प्राइस बढ़ गए, सेलर के लिए फायदेमंद हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा? वो सप्लाई ज्यादा करेगा। तो यहां पे इंसेंटिव लोगों को मजबूर करती है कि वो कुछ एक्ट करे। हाई प्राइस ने सेलर को मजबूर किया वो सप्लाई ज्यादा करे, और हाई प्राइस ने कंज्यूमर को मजबूर किया वो डिमांड कम करे। तो मैं ये नहीं बता रहा अब कि सप्लाई ज्यादा कर रही है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, मीट कैसे होगा, वो बात नहीं कर रहा मैं भी उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिंपल बस ये बता रहा हूं लोग रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। मैं केवल रेस्पॉन्स समझा रहा हूं, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं देने बैठा। आपके माइंड में आ रहा होगा भैया वो ज्यादा बेचना चाह रहा है, लोग कम खरीद रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल, ऐसे कैसे आपस में मिल पाएंगे। मैं उस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो केवल रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूं, वो रिस्पॉन्ड किस प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है? अगर गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हायर प्राइस ऑफ अ गुड प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर बायर टू कंज्यूम लेस। इससे बायर को इंसेंटिव क्या मिला? वो कम कंज्यूम करे, जबकि सेलर को इंसेंटिव क्या मिला? वो ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो एक इंसेंटिव ने, एक एक्शन ने दोनों को, बायर और सेलर को एक्ट करने पे इंड्यूस किया, उनको रेस्पॉन्ड करने पर मजबूर किया। और एग्जांपल देखो, अ टैक्स ऑन गैसोलिन। गैसोलिन मतलब क्या? गैस, आपका सीएनजी वगैरह। अब सरकार गैसेस पर, सीएनजी वगैरह, पेट्रोल वगैरह पर अगर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है तो अब इससे लोग रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अपने इंडिया में भी आप देख रहे हो, इंडिया के अंदर भी, अब हमारे इंडिया के अंदर भी जो है इलेक्ट्रिक कार्स की ओर सरकार स्टेप उठा रही है। हमारे देश में कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर स्टेप उठा रही है। हमारे देश में
पेट्रोल पंप के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक पोर्ट्स भी बनने वाले हैं जहां पे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी से अपनी कार के व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। तो अब बोलता है अगर गैसोलीन पर, गैस पर ज्यादा टैक्स लगेगा तो इससे अब लोगों का रिस्पॉन्स क्या आएगा, लोग किस प्रकार रेस्पॉन्ड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो लोग हैं जो है वो ड्राइव स्मॉलर, वो ड्राइव कम करेंगे, ठीक है। मोर फ्यूल एफिशिएंट कार, वो ऐसी कार खरीदेंगे जहां पे फ्यूल कम लगे। टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। और अगर सरकार ने हद ही कर दी, टैक्स को और अधिक बढ़ा दिया, तो वो स्विच कर देंगे अपनी इलेक्ट्रिक कार पे, इलेक्ट्रिक कार की ओर बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहां पे सरकार ने एक स्टेप उठाया, सरकार ने एक इंसेंटिव दिया, सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया, वहीं पे लोगों ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत जरूरी है लोगों के रिएक्शन को, रिस्पॉन्स को समझना, तभी तो हम आगे, तभी तो एक देश आगे स्टेप उठा पाएगा, तभी तो एक देश निर्णय ले पाएगा, तभी तो हम लोग, तुम लोग निर्णय ले पाएंगे कि उस स्टेप से, उस एक्शन से क्या क्या हो सकता है, और उसके बिहाफ पर हम निर्णय लेंगे, हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, बोलते हैं यही रीजन है एक कि यूरोप के अंदर देखा, यूरोप के अंदर देखा जाए तो लोग कार को कम चलाते हैं, छोटी ही कार चलाते हैं, बिकॉज यूरोप के अंदर गैसोलीन पे काफी अधिक टैक्स पे करना पड़ता है। जबकि सिमिलरली यूएस के अंदर जो है गैसोलीन पर टैक्स काफी कम है, अमेरिका में, तो वहां पे हर एक इंसान के पास कार है। समझ में आ गया। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, पीपल किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें वो पढ़ना है। अगला, कार सीट बेल्ट लो। अब ये समझ लो, ये आपका आखिरी एग्जांपल, ये भी एग्जांपल आपकी बुक का है। कार सीट बेल्ट लो। आज की डेट में तो सभी कार में सीट बेल्ट है, लेकिन आज से 50-60 साल पहले कार्स के अंदर सीट बेल्ट नहीं हुआ करते थे। अब देखो किस प्रकार रिस्पॉन्ड लोगों ने किया। जब आज से 50-60 साल पहले कार्स के अंदर सीट बेल्ट नहीं हुआ करती थी, तो उस समय लोगों का रिस्पॉन्स क्या था। उस समय जो लोग हैं वो कार काफी स्लो, धीरे धीरे कार चलाते थे और काफी केयरफुली कार चलाते थे। लेकिन जैसे ही कार्स में सीट बेल्ट आई, अब लोग को लगा ये एक सेफ्टी वाला काम आ गया है, ये सेफ्टी टूल आ चुका है, अब हम कार को स्पीड में चलाएंगे, हम केयरलेसली कार को चलाएंगे। और हालांकि ऐसे हुआ कि जब तक सीट बेल्ट नहीं थी तो लोगों का रिस्पॉन्स अलग था, स्लोली स्लोली कार चला रहे हैं, आराम आराम से कार चला रहे हैं। सीट बेल्ट आ गई, रिस्पॉन्स चेंज, कार चला रहे तेज में, केयरलेसली कार चला रहे, हालांकि एक्सीडेंट, हालांकि कार आपके जान, वो सीट बेल्ट से जान नहीं बचेगी, हाँ बस ये है आपके सरवाइव रहने के चांस बढ़ जाएंगे, जिंदा रहने के चांस बढ़ जाएंगे, आपको लगेगी, लेकिन आप तुरंत मरोगे नहीं, आप अस्पताल में जाओगे, मर भी सकते हो। लेकिन मेरे कहने का पर्पस क्या है कि जैसे ही सरकार ने कोई एक्शन लिया, सीट बेल्ट लेकर आई, तो लोगों ने रिस्पॉन्ड अलग किया। जब सीट बेल्ट नहीं थी तो लोग रिस्पॉन्ड अलग कर रहे थे। तो इकोनॉमिक्स में लोगों के रिस्पॉन्स को समझना बहुत जरूरी है। जब तक उनका रिस्पॉन्स समझ में नहीं आएगा, हम कोई भी लॉ नहीं बना सकते, हम कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते। तो प्रिंसिपल 4 यही है कि पीपल रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव, इंसेंटिव की ओर रेस्पॉन्ड करते हैं। इंसेंटिव का मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट जिसको देखते हुए लोग अपना रेस्पॉन्स दे, और उस रेस्पॉन्स को समझना काफी जरूरी है आगे के डिसीजन लेने के लिए। स्वयं आ गया। तो ये था आपका प्रिंसिपल नंबर 4, ये था आपका 4 प्रिंसिपल। तो अपन लोगों ने आज अपने 4 प्रिंसिपल कवर कर लिए। अपन लोगों ने अपना जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, हाउ पीपल मेक डिसीजन। प्रिंसिपल 1 पीपल फेस ट्रेड ऑफ, ऐसे प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल 4, ये चारों के चारों प्रिंसिपल बच्चों अपने कवर हो चुके हैं। अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा तो हम पढ़ने वाले हैं हाउ पीपल इंटरेक्ट, जहां पे मैं आपको 3 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नोट्स के लिए इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।